हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोग रिवीजन कर रहे थे राइट एंड हम लोग आज भी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कन्वेक्शन यानी कि जो हमारा सेकेंड मेथड है और रेडिएशन जो कि हमारा थर्ड मेथड है उनको हम लोग रिवीजन करेंगे एंड देन वी विल बी सॉल्विंग दी ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली यही करने वाले हैं। तो मैं क्या रिकमेंड करूँगी, आप फटाफट से अपनी कॉपी खोल लो जिसमें आपने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, और साथ साथ क्या करते चलेंगे, हम लोग थोड़ा बहुत देखते भी चलेंगे कि तुमने कहीं कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं है। ठीक है, प्रॉपर कर लो अपने नोट्स को और साथ साथ आज क्वेश्चन भी करने हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा राइट। सो यू ऑल नो दैट वी डू स्टडी फॉर व्हाट, वी डू स्टडी फॉर दी स्कूल एग्जामिनेशंस एज वेल एज दी ओलंपियाड्स। तो हम लोग स्कूल के साथ साथ जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं उन सभी की तैयारी करते हैं राइट। 6, 7, 8 के लिए तो हम बहुत सारी जो ओलंपियाड्स हैं उन सब की तैयारी करते हैं एंड 9, 10 के लिए हम स्पेसिफिकली किन की तैयारी करते हैं, NTSC, NSCGS, PRMO के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की भी तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग जो हैं पढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके टॉपिक्स पढ़ते हैं राइट। एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन क्रैकिंग योर एग्जामिनेशन गोल्स राइट, एंड दैट इज़ द मेन थिंग। अब देखो, इफ यू वांट एनी DPP और स्टडी मटेरियल यू कैन एक्सेस दैम थ्रू द टेलीग्राम चैनल. You have to write this code TTB07 over there and you can join the 7th class channel. Alright, and then you can access the DPPs and study material. ठीक है, अब देखो, this is the team which is going to help you a lot in cracking your examination goals. ठीक है, जो भी एग्जामिनेशन आपने सेट किए हुए कि भाई इसके लिए मुझे पढ़ना है, इसमें मुझे अपना कुछ अचीव करना है, इसमें मुझे इतने मार्क्स लेके आने हैं, डू स्टडी विद अस बिकॉज वी आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर स्कूल जर्नी और योर एग्जामिनेशन जर्नी और योर स्टडी जर्नी राइट। एंड इसी सेंस में कि हम आपको हेल्प कर सके, हम लोगों ने कुछ पैकेजेस तैयार किए हैं एंड टू एक्सेस दोज पैकेजेस यू हैव टू गो ऑन द वेबसाइट www.talkingtextbooks.in. ठीक है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 तरीके के पैकेजेस मिलेंगे। नंबर 1 इज़ दी फुल पैकेज, नंबर 2 इज़ दी टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो जो फुल पैकेज है उसके अंदर यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल प्रिपेयर किया गया है ताकि आप स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड्स की भी तैयारी करो। क्यों? क्योंकि इस पूरे के पूरे स्टडी मटेरियल के अंदर यू विल बी गेटिंग द स्कूल एग्जामिनेशन क्वेश्चंस एज वेल एज द ओलंपियाड लेवल। तो दोनों की साथ साथ प्रिपरेशन आपकी हो सकती है। ठीक है, यूजिंग द स्टडी मटेरियल डेफिनेटली। अब देखो, सेकेंड फीचर यू विल बी गेटिंग द वीडियो क्लासेस। आपको ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी राइट, ताकि क्या हो, आपको कंसेप्ट समझने में बहुत ईजी हो जाए। थर्ड थिंग आपको क्या मिलेगा, होमवर्क सबमिशन फीचर, जहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डेली का डेली होमवर्क करना होगा और सबमिट करना होगा। ठीक है, फोर्थ जो है वो है बाई वीकली क्विजेस। बाई वीकली क्विजेस में क्या करना होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, लेक्चर देखोगे क्विज दोगे, लेक्चर देखोगे क्विज दोगे। तो ऐसे क्या होगा, जल्दी जल्दी क्विज जब आप दोगे तो आपको पता चलेगा वेयर यू आर लैकिंग एंड वेयर यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग। तो आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। तो आप क्या करें, जो क्विजेज हैं उनको अटैम्प्ट करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग आपको क्या मिलेगा, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। ये पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको बताएंगे कि जो फाइनल एग्जामिनेशन जो जिसके लिए आपने खुद ने सोचा है कि भाई मुझे इसको फाइट आउट करना है, उसका पैटर्न कैसा होगा, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी पीरियोडिक टेस्ट पेपर से। ठीक है, तो ये सारे के सारे फीचर एक तरीके से एक होल जर्नी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और ये सारी की सारी जर्नी आप थ्रू आउट द ईयर अगर करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि आप अपने सारे गोल्स को क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ये जो पैकेज है उसको ज्वाइन करना है राइट, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड डेफिनेट सी बात है स्टडी करना है। ठीक है, सेकेंड पैकेज जो है वो है टेस्ट सीरीज का पैकेज। उसके अंदर डेफिनेट सी बात है सब टेस्टिंग होगा। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, लाइक यू विल बी गेटिंग द बाई वीकली क्विजेज, यू विल बी गेटिंग द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स एंड यू कैन सी द वीडियो क्लासेस, द ऑनलाइन लेक्चर्स, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड द थर्ड थिंग जो आपको बहुत अच्छा लगेगा वो ये है दैट you can access the discount on any of the package. You can write a code CY Live. If you write this code CY Live, you can access a 30% discount, and this discount will definitely going to help you a lot in buying this. Right? इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा कॉस्ट कम हो जाएगा राइट, एंड दैट इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर एवरीवन। अब आपको ऐसा लगता है कि आपको ये जो पैकेजेस हैं ये ज्वाइन करने चाहिए नहीं करने चाहिए, थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगता है कि हेल्प करेंगे नहीं करेंगे। इफ़ यू आर इन एनी कन्फ्यूजन, आपको जानना है कि ये पैकेजेस किस तरीके से आपको हेल्प करेंगे, देन यू कैन डेफिनेटली कॉल अस ऑन दिस नंबर 919549041111. If you call us on this number, all your queries will be resolved and definitely we are going to help you a lot in your journey. That was I wanted to tell you. ठीक है, अब प्रॉमिस टाइम है। सो
प्रॉमिस योरसेल्फ दैट यू विल बी वॉचिंग द होल लेक्चर, यू विल बी मेकिंग प्रॉपर नोट्स। अब उनको प्रॉपर करने का टाइम है ना, रिवीजन के साथ साथ हम उसको प्रॉपर करते चलेंगे जो अभी तक हमने जो है नोट्स बनाए थे, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, रिवाइज करना है डेली बेसिस पे। अभी तो हम रिवीजन करें वो तो है ही है, साथ ही साथ आपको रोज़ाना वाला भी करना है, यानी कि कौन 15 मिनट्स अ डे, और वो 1 क्वेश्चन जो मैं आपको डेली बोलती हूँ, ठीक है, वो क्वेश्चन भी आपको डेली करना है। ऑलराइट, चलो अभी हम देखते हैं कन्वेक्शन वाला देखेंगे ना अभी हम लोग, ठीक है। तो देखो मैंने तुम्हें ये बात बताया था, हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ मैथड्स देखे थे, राइट। हमने 3 टाइप्स ऑफ मेथड देखे थे जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे हीट ट्रांसफ़र हो रही है। हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, क्योंकि अलग अलग मीडियम भी होते हैं, राइट। जैसे कि सॉलिड्स के अंदर जो मेथड यूज़ होता है वो कौन सा होता है, कंडक्शन का प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि कंडक्शन का प्रोसेस कैसे काम करेगा, वो करेगा मॉलिक्यूल्स पे बेस्ड। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वहीं बैठे रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी पास ऑन करते हैं, ठीक है। दूसरे वाले को एनर्जी मिली, उसने वाइब्रेशन किया और एनर्जी पास ऑन कर दिया, तो खुद वहीं बैठे रहते हैं, मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते कंडक्शन के केस में, यानी सॉलिड्स के केस में। बिकॉज सॉलिड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास होते हैं, एक जगह पे बैठे रहते हैं, है ना, वो हिलते नहीं है। लेकिन जब लिक्विड और गैसेस की बात आती है तो लिक्विड और गैसेस तो कैसे होते हैं, फ्लो करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, राइट। तो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, इस तरीके के पार्टिकल जो फ्लूइड्स होते हैं, यानी कि जो लिक्विड और गैसेस होते हैं, इस तरीके के पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं और भाग जाते हैं, ठीक है। एनर्जी लेते हैं और भाग जाते हैं, और यही चीज़ हमें कन्वेक्शन में देखने में मिलती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कन्वेक्शन की प्रोसेस को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कन्वेक्शन का प्रोसेस कौन कौन से मीडियम्स पे एप्लीकेबल होता है, या फिर कौन कौन से मीडियम्स हीट अप हो जाते हैं ड्यू टू दिस मेथड, दिस कन्वेक्शन। कैसे, कौन कौन से, एक तो लिक्विड और गैसेस, ठीक है, बिकॉज दोनों ही क्या हो सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है, वो क्या ध्यान में रखनी है, कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स। एक्चुअली में मूवमेंट होता है कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो, ये एक बहुत बड़ा सा बर्तन है, ठीक है, बहुत बड़ा सा बर्तन है, और इसके अंदर हमने लिक्विड डाल दिया, लेट्स से पानी डाल दिया। ये जो पानी वाला लिक्विड है, मतलब डेफिनेटली पानी वाला लिक्विड क्या है, लिक्विड ही होता है पानी, राइट। अब देखो इसे हम हीट अप करेंगे, ठीक है, हमने इसके बेस को हीट अप किया है। अब क्या हो रहा है, हीट अप से नीचे का जो बेस है वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, राइट, वो गर्म हो रहा है। अब क्योंकि ये गर्म हो रहा है तो क्या होगा, इस बेस के ऊपर प्रेजेंट जो पानी की लेयर होगी, ऊपर प्रेजेंट जो पानी की लेयर होगी, जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको तो एनर्जी मिल जाएगी, हीट एनर्जी, राइट, क्योंकि वो तो इसके बहुत पास है तो उनको तो मिल जाएगी। अब क्या होता है, जैसे ही पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है वो ऊपर भाग जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे मौजूद जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी ने हीट एनर्जी को ले लिया और वो ऊपर भाग गए, ठीक है। उन सभी ने क्या किया, हीट एनर्जी को ले लिया और ऊपर भाग गए। अब ऊपर भागने के बाद क्या होगा, नीचे वाले की तो जगह खाली हो गई ना, ये वाली जगह को कौन फिल आउट करेगा, जो इसके साइड वाले आएंगे ना वो इधर आएंगे, क्यों, क्योंकि वो कोल्ड होंगे, ठीक है, उनके पास एनर्जी नहीं होगी, तो उनको जगह मिलेगी तो वहाँ चुपचाप से फ्लो हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही इनको अब एनर्जी मिली, क्योंकि देखो साइड से ठंडे वाले पार्टिकल्स इधर आ गए, अब इनको एनर्जी मिलेगी, जैसे ही इनको एनर्जी मिली ये भी ऊपर भाग गए, ठीक है। फिर साइड से ठंडे वाले वापस से आ गए, जैसे ही इनको एनर्जी मिली ऊपर भाग गए। तो ये क्या चल रहा है, 2 चेन्स चल रही है। कैसे, बीच में से पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं, साइड से ठंडे पार्टिकल नीचे आते हैं, फिर एनर्जी लेते ही ऊपर भाग जाते हैं, साइड से ठंडे पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे पूरा प्रोसेस कन्वेक्शन का चलता रहता है। तो मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि कन्वेक्शन की प्रोसेस से कौन कौन हीटअप होता है, एयर हीटअप होती है और वाटर, यू कैन से गैसेस और लिक्विड्स, ठीक है। गैसेस और लिक्विड्स किससे हीटअप होते हैं, कन्वेक्शन की प्रोसेस से, ठीक है। साथ में आपको क्या ध्यान में रखना है कि मीडियम के पार्टिकल्स भाग जाते हैं, ऊपर की तरफ भाग जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या होगा, जैसे ही एयर के पार्टिकल्स को जैसे ही एनर्जी मिलती है, लिक्विड के पार्टिकल्स को जैसे ही एनर्जी मिलती है, वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ भाग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंडक्शन नहीं होता है, इन लोग को शेयरिंग नहीं होता है, इनको जैसे ही एनर्जी मिले ये भाग जाते हैं, अपना काम तो हो गया, अपन को एनर्जी मिल गई तो वो भाग जाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मीडियम के पार्टिकल्स मूव करते हैं एनर्जी लेकर, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, इसमें मीडियम कौन होता है, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है, कन्वेक्शन की प्रोसेस के लिए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है,
ठीक है। सॉलिड्स ऐसे क्यों नहीं हो सकते, सॉलिड्स ऐसे गर्म क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज सॉलिड्स के पार्टिकल जो होते हैं वो एक ही जगह फिक्स होते हैं, वो मूव ही नहीं कर सकते, राइट। तो वो एनर्जी लेके भागते ही नहीं है, इसीलिए वो इस प्रोसेस के थ्रू सॉलिड जो है हीटअप नहीं हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, कन्वेक्शन करंट जो होता है उसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब कभी भी ये जो पानी के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस एनर्जी को ले रहे हैं, हीट एनर्जी को ले रहे हैं और ऊपर भाग जाते हैं। तो जब वो ऊपर भाग जाते हैं, जब वो पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, करंट बोल देते हैं, ठीक है। जैसे जब कभी पानी फ्लो करता है तो हम उसे बोल देते हैं वाटर करंट, क्यों, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी के पार्टिकल्स मूव करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, करंट बोल देते हैं, ठीक है। अब इसको कन्वेक्शन करंट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज क्योंकि देखो कन्वेक्शन ही तो हो रहा है, कन्वेक्शन का मेथड ही तो है हीटअप करने के लिए, इसीलिए इसको कन्वेक्शन करंट बोल देते हैं। जब कभी भी पानी के मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, हीटअप होकर हीट एनर्जी लेके ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं, कन्वेक्शन करंट बोल देते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखो यहाँ पे कि जब कभी भी हम लोग कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है, इस कन्वेक्शन को होने के लिए, इस कन्वेक्शन प्रोसेस को पूरा होने के लिए वहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको एक मीडियम तो चाहिए, तभी तो पार्टिकल्स, उस मीडियम के पार्टिकल्स एनर्जी लेके भागेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर मीडियम की ज़रूरत होती है कन्वेक्शन की प्रोसेस को होने के लिए, ठीक है। और ये कौन से मीडियम हो सकते हैं, दिस कैन बी गैसेस और दिस कैन बी लिक्विड्स, ठीक है। साथ देखो, हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन इन वैक्यूम, डेफिनेट सी बात है, वैक्यूम में ना तो कोई पार्टिकल होता है ना तो कोई मीडियम होता है, तो अब कन्वेक्शन की प्रोसेस को होने के लिए पार्टिकल्स तो चाहिए, तो वैक्यूम में ये कन्वेक्शन नहीं होता है, ठीक है। थर्ड देखो, बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन द ट्रांसफर ऑफ हीट इज ऑलवेज वर्टिकली अपवर्ड्स, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमेशा पानी के पार्टिकल जब हीट लेंगे तो वो सीधे ऊपर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा एक लेफ्ट भाग रहा है एक राइट भाग रहा है, ऐसा नहीं होता, ये सीधे सीधे ऊपर जाते हैं, ठीक है। क्यों ऊपर जाते हैं, बिकॉज दे गॉट द एनर्जी, इनको एनर्जी हो जब मिलती है ना, दे फील लाइट, ठीक है, उनको लाइट फील होता है तो वो ऊपर की तरफ चल जाते हैं क्योंकि वो हल्के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, दैट दे ऑलवेज मूव वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। साथ ही साथ देखो कि यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरीके के प्रोसेस से, कन्वेक्शन की प्रोसेस से ईजिली क्या हो सकता है, पानी गर्म हो सकता है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे सारे पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगा और सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, हीटअप होते जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ हवा के लिए, हवा के लिए क्या होता है, हवा के लिए क्या होता है, सेम प्रोसेस, कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है, लेकिन इस हवा की वजह से क्या हो सकता है, लैंड ब्रीज हो सकता है और सैंड ब्रीज हो सकता है, ठीक है। ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये सब हवाएं हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे होता है, ये है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज में क्या हो रहा होता है, एक्चुअली में आप देखो क्या हो रहा होता है, दिन के टाइम में, ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं, ये तो ठीक है रात का टाइम है, रात के टाइम में लैंड ब्रीज चलता है, तो देखो क्या होता है कि ये जो लैंड होता है, ये जो लैंड होता है ये क्या कर लेता है, बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है, फास्ट कूलिंग होता है लैंड की, ऑलराइट। तो ये जो लैंड है ना बड़ा फास्ट है, जल्दी कूल होता है, जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि ये ठंडा है, इसके पार्टिकल्स के ऊपर, इस पार्टिकल्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि क्या होगा, यहाँ पे कि जितने भी पार्टिकल्स हैं इनको एनर्जी कम मिलेगी, ठीक है, इनको एनर्जी कम मिलेगी। क्यों एनर्जी कम मिलेगी, क्योंकि ठंडा है ना, जल्दी से जो लैंड है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो अब जब ये ठंडा ऑलरेडी हो चुका है, तो रात के टाइम में जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके ऊपर की एयर भी तो ठंडी होगी, कोल्ड होगी, राइट। यहाँ पे अगर मैं सी की बात करती हूँ तो जो पानी होता है वो बहुत देर लगाता है गर्म होने में, मतलब ये पूरा दिन लगा देता है तब जाके ये गर्म होता है, फिर ये पूरी रात लगा देता है जब जाके ये ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो नाइट का टाइम है, ठीक है, दिन भर में ये पानी गर्म हो चुका होता है, ठीक है। अब इसके पास हीट एनर्जी है, ठीक है, हीट एनर्जी यहाँ पर है। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी है तो इसके ऊपर प्रेजेंट जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनको हीट एनर्जी मिल जाएगी, किससे, पानी के मॉलिक्यूल से हीट एनर्जी मिल जाएगी, राइट। वहाँ पे पूरा हीटअप हो चुका है ना, इस वजह से इस लेयर के ऊपर, मतलब इस सी के ऊपर प्रेजेंट जो एयर होगी उसको क्या मिलेगा, उसको सारी की सारी हीट एनर्जी मिल जाएगी। जैसे ही हीट एनर्जी मिली क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा, सारा का सारा वार्म एयर ऊपर चले जाएगी। अब देखो जैसे यहाँ से वार्म एयर ऊपर चली, ये वाली लैंड की ठंडी हवा चली जाएगी सी की तरफ,
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जगह खाली हो गई ना, पार्टिकल्स ऊपर चले गए, वार्म एयर हो गई, ऊपर चले गए, तो यहाँ की जगह खाली, तो क्या होगा, लैंड के ऊपर की जितनी भी हवा है ना, ठंडी हवा, वो सी की तरफ चला जाती है, और ये साइकिल चलते रहती है, फिर चलते रहती है, फिर चलते रहती है। ठीक है, ये प्रोसेस याद रखने के लिए तुम्हें क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान में रखना है कि लैंड बहुत ही एडवांस है, बहुत जल्दी जल्दी ठंडा होता है, जल्दी जल्दी कोल्ड होता है। ठीक है, अब देखो जल्दी से ठंडा हो गया तो मतलब इसके ऊपर तो ठंडी एयर रहेगी, डेफिनेट सी बात है। वार्म, ये सी जो है वो धीरे धीरे वार्म होती है। अब ये गर्म पानी है भाई, रात में ये पानी गर्म रहता है, अब क्या हो रहा है, सब ऊपर हवा जाएगी, गरम गरम हवा जाएगी। ठीक है, गरम गरम हवा चलते चलते क्या होगा, यहाँ की ठंडी हवा फिर उधर चले जाएगी, राइट। एंड दिस इज हाउ, क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक पूरा प्रोसेस चलते रहता है। अब इसे लैंड ब्रीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हवा नीचे पे, अगर हम नीचे वाले एरिया पे बात करें तो हवा कैसे चल रही है, लैंड टू सी। ठीक है, तो लैंड से आने वाली हवा को हमने क्या बोल दिया, लैंड ब्रीज बोल दिया। ठीक है, इसी तरह आप देखो तुम सी ब्रीज, सी ब्रीज को हम कैसे बताएंगे, देखो सी ब्रीज में अब क्या हो रहा है, मैंने तुम्हें बताया था ना, लैंड जल्दी से फास्ट होता है, जल्दी से कूल होता है। तो अब देखो लैंड बहुत जल्दी गर्म हो गया, ठीक है, लैंड बहुत जल्दी गर्म हो गया, सुबह सूरज निकला और ये जल्दी जल्दी इसने एनर्जी ले ली और ये गर्म हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब लैंड गर्म हो गया है और इसके ऊपर की एयर भी तो गर्म हो जाएगी, जैसे ही इसके ऊपर की एयर गर्म हुई वो ऊपर उठेगी, वो ऊपर उठेगी तो क्या होगा, सी के ऊपर ठंडी हवा जो थी वो किधर की तरफ आएगी, लैंड की तरफ आएगी। इसीलिए तो दिन के टाइम में बीचेस पे बहुत लोग होते हैं, वो बहुत घूमने जाते हैं, क्यों, क्योंकि पानी होता है ठंडा, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट हो जाता है ना, क्योंकि हम लोग को ठंडी ठंडी हवा बहुत पसंद होती है। इसीलिए देखो क्या हो रहा है, जब कभी भी लैंड गर्म हो जाता है दिन के टाइम में, तो सारी की सारी एयर जो गर्म एयर है वो जल्दी से हीटअप होती है और ऊपर चले जाती है ना, फिर सी से ठंडी हवा लैंड की तरफ आती है, तो इसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं। तो दिन के टाइम में होता है सी ब्रीज और रात के टाइम में क्या होता है, लैंड ब्रीज, क्योंकि दिन के टाइम में देखो सी से ठंडी ठंडी हवा कहाँ आ रही है, लैंड की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एयर करंट होता है, एयर कैसे फ्लो हो रही है, गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, दूसरे वाली ठंडी हवा जो आती है वो उसकी जगह ले लेती है, तो इससे क्या हो रहा है, एक पूरा साइकिल बनते जाता है। ठीक है, एंड दैट्स हाउ वी एंजॉय, यही तो है, तभी तो हम लोग बीचेस पे बहुत ज़्यादा जाते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जनरली समर के दौरान होता है। ठीक है, समर में जनरली क्या होता है, दिन के टाइम में सी ब्रीज, रात के टाइम में लैंड ब्रीज। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा जो प्रोसेस है वो है रेडिएशन। ये जो रेडिएशन वाला प्रोसेस है ना, इसमें तुम्हें ध्यान से समझने की ज़रूरत है, और वो समझने की ज़रूरत क्या है कि ये जो रेडिएशन का प्रोसेस है इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, मतलब धरती तक जो हीट एनर्जी सन की पहुंच रही है वो इस रेडिएशन की वजह से पहुंच रही है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो रेडिएशन प्रोसेस है इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, इसको न मीडियम की ज़रूरत है ना कुछ और, ये तो बस चलते जाता है। ठीक है, तो दिस कैन ट्रैवल थ्रू दी वैक्यूम। तो अगर वैक्यूम के अंदर से मुझे हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाना है तो ये मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। ठीक है, अब यहाँ देखो रेडिएशन प्रोसेस, रेडिएशन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट डायरेक्टली पासेस फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम। उस मीडियम को कोई मतलब नहीं है, मतलब ये मीडियम हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेडिएशन तो होगा। ठीक है, मतलब ये रेडिएशन तो डेफिनेट सी बातें होता है, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ वैक्यूम में होता है और मीडियम में नहीं होता, ऐसा नहीं है। इसको वैक्यूम में से भी हो सकता है और ये मीडियम में से भी हो सकता है, बस इसको ज़रूरत नहीं है, मीडियम हो तो भी अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो है बिना वैक्यूम वाली, मतलब यू कैन से वो जैसे मीडियम में से भी जा सकता है, वैक्यूम में से भी जा सकता है, तो उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, बिना मीडियम का, राइट। ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखो कोई भी मीडियम रेडिएशन के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, मीडियम है तो अच्छा, मीडियम नहीं है तो भी अच्छा, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो वैक्यूम के अंदर सिर्फ इसी प्रोसेस से जो है हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, सिर्फ इसी प्रोसेस से हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मतलब अगर आपको वैक्यूम में नीड है कि भाई एक जगह से हीट को दूसरी जगह लेके जाना है आपको वैक्यूम के अंदर, तो सिर्फ ये रेडिएशन प्रोसेस ही ऐसा करवा सकती है, उसके अलावा कंडक्शन भी नहीं करवा सकती, कन्वेक्शन भी नहीं करवा सकती। कौन बचा, सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन। ठीक है, अभी देखो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएंट हीट या फिर थर्मल रेडिएशन। तो व्हेनेवर यू हर्ड अबाउट थर्मल रेडिएशंस हो रहे हैं, थर्मल रेडिएशंस, तो इट इज़ नथिंग बट हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह आ रही है। ठीक है, तो जब कभी वैक्यूम के थ्रू हम तक कोई एनर्जी पहुंचती है, हीट एनर्जी पहुंचती है, तो उसे हम बोलते हैं रेडिएंट हीट या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, थर्मल रेडिएशन। ठीक है, हम लोग इसे बोलते हैं। ऑलराइट, अब देखो रेडिएशन जो सन से रेडिएशंस आती है, ठीक है, जो थर्मल रेडिएशंस आती हैं, थर्मल मतलब हीट। ठीक है, थर्मल मतलब क्या होता है, हीट।
तो जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं, सन से जो हीट एनर्जी आ रही है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, थर्मल रेडिएशंस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रेडिएशन वाली प्रोसेस से आ रही है, ठीक है। अब देखो हीट एनर्जी धरती पे कैसे आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आती है। कैसे आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो कहीं पर भी अगर मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, और वहाँ से कोई वेव अगर ट्रैवल करे, जैसे लाइट आ रही है, डेफिनेट सी बात है सन से हम तक लाइट भी आ रही है, सन से हम तक हीट भी आ रही है, राइट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम तक पहुँच रही हैं, अलग अलग तरीके की वेव्स पहुँच रही हैं। तो ये जो वेव्स होती है ये सब की सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, क्योंकि पार्टिकल्स तो है नहीं लेके जाने के लिए, इसीलिए ये सारी की सारी कैसे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। तो जब कभी भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो उसमें दो पार्टिकल्स, यू कैन से दो पार्टिकल्स तो नहीं, दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल रहे हैं, तो उसमें से एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक, ठीक है। तो जब ये फील्ड्स आगे ट्रैवल करते हैं तब हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अभी देखो ये क्या होती है, ये सारी की सारी वेव्स होती हैं वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये सारी की सारी जो वेव्स होती है सभी डायरेक्शंस में ट्रैवल करती हैं, बट स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती है, ठीक है। सीधे सीधे जा रही है, सीधे सीधे जा रही है, बट सभी डायरेक्शंस में जा रही है। देखो यहाँ पे देखो, सन का फोटो हम हमेशा ऐसे ही बनाते हैं ना, क्यों बनाते हैं, क्योंकि रेज जा रही है बिल्कुल सीधे सीधे, चारों तरफ जा रही है, दे आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस बट स्ट्रेट। ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है। लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है, दैट्स व्हाई हीट भी स्ट्रेट ट्रैवल करे, क्योंकि वो भी तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव्स की फॉर्म में ही तो आ रही है हम तक, ठीक है। अभी देखो, दे डू नॉट हीट द मीडियम थ्रू विच दे पास, जिस भी मीडियम में से जा रहे हैं उसको हीटअप नहीं करते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर वैक्यूम में से जा रहे हैं तो वैक्यूम हीटअप नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो एम्प्टी स्पेस होता है ना। इसी तरीके से अगर ये रेडिएशंस अर्थ पे भी होती है, एयर में भी होती है, तो भी वो एयर को गर्म नहीं करेगी, क्योंकि एयर को गर्म करने के लिए कौन सा मेथड है, कन्वेक्शन मेथड है, ठीक है। दे आर रिफ्लेक्टेड बाय अ पॉलिश्ड एंड वाइट सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस और वाइट सरफेस से ये चीज़ दोनों क्या होते हैं, हीट रेडिएशंस इन दोनों ही मेथड से क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोई वाइट सरफेस होती है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं जनरली अपने घर को बाहर से वाइट पेंट करवाते हैं, ताकि क्या हो, सन की रे जब घर पे पड़े तो घर को अंदर से गर्म ना करे, क्योंकि वाइट रे क्या करेगी, वाइट कलर क्या करेगा, जो भी सनरेज आएंगी उनको रिफ्लेक्ट कर देगी, वापस भेज देगी, घर के अंदर वो लेकर ही नहीं आएगी, तो हमारा घर कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ये रीज़न है दैट वाइट सरफेसेस और पॉलिश सरफेसेस क्या करती हैं, खुद पे पड़ने वाली जितनी भी हीट रेडिएशन है, जितनी भी लाइट रेडिएशन है, उनको भेज देती है, वापस भेज देती है, ठीक है। ये इनका प्रॉपर्टी है। व्हेन रेडिएंट हीट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट इज पार्शियली एब्जॉर्ब्ड एंड पार्शियली रिफ्लेक्टेड। जब कभी भी हीट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो ब्लैक कलर्ड ऑब्जेक्ट्स होती हैं, डल कलर, डार्क कलर ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वो क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी वजह से कुछ कुछ ऐसे हम लोग देखते हैं बर्तन, ऐसे कंटेनर्स जो नीचे से ब्लैक कलर के कर दिए जाते हैं, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो सके और खाना जल्दी पक सके, ठीक है। ये ऐसा हम लोग कर देते हैं। हीट रेडिएशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी, वो किस स्पीड से जाते हैं, लाइट की स्पीड से, और लाइट की स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हीट रेडिएशन वैक्यूम में से जा सकती है, ठीक है। हीट रेडिएशन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, हीट रेडिएशन सभी डायरेक्शंस में ट्रैवल करती है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। फिर देखो एग्जांपल कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वाले जितने भी वो हैं, ये वाले जितने भी एप्लीकेशंस हैं हीट रेडिएशंस के एप्लीकेशन, तो उसमें सबसे पहले तो वाइट कलर बहुत ज़रूरी है। अभी देखो इसके ऊपर जो वाइट कलर का पूरा घर तुम्हें दिख रहा है, तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा कूल रहेगा इन समर्स। कैसे कूल रहेगा, जब ज़्यादा हीट रेडिएशंस इसके ऊपर गिरेगी तो ये वाइट कलर रिफ्लेक्ट कर देगा, घर के अंदर जाने ही नहीं देगा, एंड दैट्स व्हाई घर अंदर से कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। कितना अच्छा एप्लीकेशन है, राइट। ये सब चीज़ें हम लोग घर में जनरली यूज़ करते हैं। अभी तुम देखो, ये है मेटल का टी पॉट। ये जो मेटल का टी पॉट है, तुम इसको खुद से देख सकते हो कि ये एक सिल्वरी, मतलब तुम्हें दिख रहा है एक शाइनी सरफेस है इसका, राइट। तो क्या होगा, अंदर जो भी हीट होगी वो बाहर नहीं जाएगी, बाहर से जो हीट आ रही है वो भी नहीं अंदर नहीं जाएगी, बाहर से जो भी ठंडक, जो भी हीट है वो क्या होगा, इससे टकराएगी, वापस बाहर आ जाएगी, राइट, रिफ्लेक्ट कर देगा। अंदर जो इसके अंदर हीट है, गर्म चाय रखी हुई है, वो भी ये जो सिल्वर सरफेस है वो बाहर नहीं आने देती, ठीक है। तो ये इसका बहुत फ़ायदा है। इस तरीके का बर्तन देखो क्या होता है, उनका मेटालिक सरफेस होता है, राइट। मेटालिक सरफेस क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हीट लेगा और खाने को दे देगा, ट्रांसफ़र कर देगा, राइट। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ, खाना जल्दी जल्दी पक जाएगा, राइट।
देखो अब ये देखो, ये हमारा घर है और ये जो पूरा घर, जो ये पूरा कमरा है, वो तीनों तरीके के प्रोसेस को यूज़ कर रहा है। कैसे यूज़ कर रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो आग जल रही है, राइट। अब क्या हो रहा है, रेडिएशंस बाहर निकल रही है। रेडिएशंस तो किसी भी मीडियम में निकल सकती है, राइट। ये हीट रेडिएशन से बाहर जा रही तो जो कमरा है वो गर्म हो रहा है, ठीक है। कंडक्शन के प्रोसेस से इसका फ्लोर गर्म हो रहा है। कंडक्शन में हम जब नीचे पूरा वायरिंग अच्छे से करके रखते हैं तो कंडक्शन की हेल्प से क्या हो रहा है, पूरा का पूरा फ्लोर गर्म हो रहा है, राइट। ये पूरा का पूरा गर्म हवा जो है वो ऊपर चले जाती है, तो ये कन्वेक्शन का प्रोसेस से हो रहा है, ठीक है। विंडो से ठंडी हवा अगर आएगी तो क्या होगा, वो ठंडी हवा नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो तो ऊपर की तरफ जाती है, तो ये रेडिएशन से ऊपर का कमरा गर्म हो गया। नीचे ठंडी हवा आएगी, गर्म होके यहाँ निकल जाएगी, राइट। तो ये पूरे तरीके से ये जो रूम है तीनों प्रोसेस से गर्म रहने वाला है, ठीक है। ऐसा हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। अब देखो बचा कौन, थर्मस फ्लास्क। ये जो थर्मस फ्लास्क होता है ना, ये क्या करता है, हमारी चीज़ों को गर्म रखता है। जैसे इसके अंदर अगर गर्म चाय डाल दो तो वो गर्म रहेगी, गर्म पानी डाल दो तो वो गर्म रहेगा, राइट। तो इसमें क्या होता है, तीनों मेथड से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों ही मेथड से क्या किया जाता है, बचाया जाता है कि हीट ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है। पहली चीज़ क्या कि इसमें ऊपर इसका जो ढक्कन होता है, ठीक है, इसका जो कैप होता है उसके अंदर क्या लगा होता है, स्टॉपर लगा होता है, ठीक है। वो जो स्टॉपर होता है वो वुड का होता है, वुड का तो नहीं, रबर या फिर प्लास्टिक का होता है। तो वो क्या करते हैं, हीट कंडक्ट नहीं करते। तो क्या हुआ, ऊपर से जो हीट कंडक्शन है वो ख़त्म, ठीक है, वो ख़त्म। अब देखो तुम ध्यान से सुनो, जब कभी भी हम लोग बात कर रहे होते हैं तो ऊपर हम लोग क्या इसको देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डबल वॉल्ट का हम लोग जनरली इसमें 3-4 लेयर्स होती है, राइट। इस पूरे थर्मल फ्लास्क में जो 3-4 लेयर्स होती हैं वो तीनों ही प्रोसेस से हमें बचाती है, ठीक है। कैसे हमें बचाती हैं वो मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो इसके अंदर ऊपर से तो हमने बंद कर दिया, ऊपर से हमने क्या किया, ना तो गर्म हवा बाहर जा सकती है, ठीक है, और ना ही कंडक्शन के थ्रू हीट बाहर जा सकती है, राइट। तो इसके अंदर हमने क्या किया, ऊपर से जब हम स्टॉपर इसको लगा रहे हैं, जब हम इस पर स्टॉपर लगा रहे हैं, वो कैन बी एनीथिंग, लाइक वो रबर भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है। तो उसने क्या किया, एक मेथड तो बंद कर दिया कि टॉप से तो कोई हीट एनर्जी बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। तो टॉप से तो भाई हमारी जो हॉट लिक्विड है वो अंदर गर्म का गर्म ही रहेगा। अब देखो ये जो स्टॉपर होता है वो किसके वजह से होता है, प्लास्टिक का बना देते हैं, रबर का बना देते हैं, तो कंडक्शन की प्रोसेस खत्म, ठीक है, कंडक्ट ही नहीं होगा, राइट। अब देखो जो ग्लास होता है ना वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, वो कंडक्ट नहीं करता है हीट को, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर डबल ग्लास वॉल्स लगाई जाती है, ठीक है, डबल ग्लास वॉल्स लगाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लास क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, तो वो क्या करेगा, कंडक्शन की प्रोसेस से हीट एनर्जी को नहीं जाने देगा, ठीक है। कंडक्शन की प्रोसेस से हीट एनर्जी ट्रैवल नहीं होने वाली है, ठीक है। अभी देखो अभी आगे क्या होगा, जो इंसुलेशंस होते हैं फ्लास्क और आउटर कवर में वो क्या करेंगे, कंडक्शन की फर्दर प्रोसेस से उसको नहीं जाने देंगे, कंडक्शन प्रोसेस नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें तो ग्लास आ गया है, राइट। तो क्या होगा, कंडक्ट तो करेगा ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका कंडक्शन की प्रोसेस से हीट एनर्जी ट्रैवल करना बंद कर देगी, राइट। अब देखो फ्लास्क को क्या कर दिया है, टॉप से बंद कर दिया जाता है, तो वार्म एयर ऊपर नहीं जाएगी। जब वार्म एयर ऊपर नहीं जा रही है तो कन्वेक्शन नहीं हो रहा है, राइट। कन्वेक्शन की वजह से जो हीट एनर्जी जानी चाहिए वो नहीं जा पा रही है, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या किया है, स्टॉपर लगा दिया है, जा ही नहीं पा रही है। तो इसका मतलब कन्वेक्शन से भी खत्म, तो कंडक्शन भी फिनिश, कन्वेक्शन भी फिनिश। अब बचा कौन, रेडिएशन। रेडिएशन कैसे होगा, उससे कैसे रोकेंगे हम इसको, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। 2 ग्लास वॉल जो मैंने तुम्हें बताई थी कि 2 ग्लास वॉल्स होती हैं, उन दोनों ग्लास वॉल्स के अंदर वैक्यूम लगाते हैं, ठीक है। वैक्यूम जो है यू कैन से उसका जो भी मीडियम या एयर के पार्टिकल जो उनको सक आउट कर लेते हैं तो वैक्यूम वो बन जाता है। अब देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ग्लास वॉल्स के बीच में वैक्यूम है। अब वैक्यूम से रेडिएशन तो जा सकती है, उसको कैसे रोके, उसको करने के लिए क्या किया, इसका इनर साइड को कैसे कर दिया, सिल्वरी, और आउटर साइड को भी सिल्वरी कर दिया, यू कैन शाइनी बना दिया। तो देखो बाहर से कोई अगर एनर्जी आती है, हीट एनर्जी आती है, वो टकरा के बाहर की बाहर चले जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर अंदर से कोई हीट एनर्जी आती है, डेफिनेटली अंदर तो गर्म है ये, तो हीट एनर्जी तो जाएगी, बट वो आगे नहीं जाए, रेडिएशन की प्रोसेस से नहीं जाए, तो क्या होगा, यहाँ से हमने सिल्वरी कर दिया तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी कंटेनर के अंदर रह जाएगी। तो इससे क्या हुआ, जब हम वैक्यूम तक रेडिएशन भेज ही नहीं पाएंगे तो वैक्यूम में ट्रैवल कैसे करेगा, राइट। तो इसकी वजह क्या हुआ, यहाँ पे तीनों ही प्रोसेस की हेल्प से, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों की वजह से ही क्या हो गया, हीट को जाने को हमने रोक दिया है, ठीक है। तो ये बहुत चीज़ हेल्पफुल है, मतलब ये काफ़ी हेल्पफुल है इस चीज़ को, इसीलिए काफ़ी देर तक इसके अंदर चीज़ें जो है गर्म रहती है,
ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा पूरा चैप्टर तो रिवाइज हो गया, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि तुम्हारी स्क्रीन पे है, फटाफट से उसको सॉल्व करो, बहुत ही ईजी है क्वेश्चन है वो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब मुझे खुद से बताओ, बाय विच मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट डज एयर गेट हीटेड अप। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो एयर होती है वो कौन से मेथड से हीट होती है। लेट मी टेल यू अगेन, सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स के अंदर हीट ट्रांसफर कौन से मेथड से होता है, कंडक्शन के मेथड से। ठीक है, तो कंडक्शन के मेथड से क्या होता है, सॉलिड्स के अंदर हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगर हम लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड्स और गैसेस में हीट कंडक्शन किस मेथड्स की वजह से होता है, कन्वेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, कन्वेक्शन की वजह से होता है। और एक और कौन बचा, वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो हीट कंडक्शन होता है या फिर यू कैन से हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, कौन से मेथड से होती है, रेडिएशन की मेथड से। ठीक है, तो ये रेडिएशन का मेथड। ठीक है, अब तो मुझे इसका आंसर बोलो, विच मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट डज एयर गेट हीटेड अप। हीटेड अप हो जाती है एयर, एयर के लिए कौन सा आता है, गैस, गैस के लिए कन्वेक्शन, दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बताऊं, क्वेश्चन नंबर 2 ये है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट। थर्मल कॉन्टैक्ट मतलब उन दोनों को बिल्कुल कॉन्टैक्ट में रख दिया गया है, एंड एक बॉडी अलग टेम्परेचर पे, एक बॉडी अलग टेम्परेचर पे। हाउ इज द हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी ट्रांसफर। अब क्योंकि हमने क्या कर दिया, कॉन्टैक्ट में रख दिया है। ठीक है, जब कॉन्टैक्ट में रख दिया है तो क्या होता है, कैसे ट्रांसफर होता है, कंडक्शन के थ्रू। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ इज हीट कंडक्टेड इन सॉलिड। सॉलिड्स में कैसे होती है भाई, कैसे होती है, कंडक्शन से। तो देखते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडक्शन का प्रोसेस नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछे कैसे होगी। तो लेट्स से दिस इज अ बॉडी। ठीक है, दिस इज हम बोलेंगे हॉटर बॉडी है ये, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, दिस इज अ कोल्ड बॉडी। ठीक है, अब क्योंकि एक बॉडी हॉट है एक बॉडी कोल्ड है, हीट एनर्जी अगर दोनों में जाएगी, लेट्स से इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दूं, इन दोनों को कांटेक्ट में रख दूं, तो हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ जाती है, क्या बताया था मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में, हॉटर से कोल्डर की तरफ एनर्जी जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर नहीं, कोल्डर से हॉटर नहीं, हॉटर से कोल्डर यस, फ्रॉम अ लो प्रेशर टू हाई प्रेशर नो। तो रिमेंबर, जब कभी भी सॉलिड्स में एक जगह से दूसरी जगह पे हीट जाता है तो क्या होता है, हमेशा लोअर एंड से, यू कैन से हॉटर एंड। ठीक है, लोअर एंड तो मतलब जो आग में तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जो हीट जाएगी वो हीट फ्लो होगा इन सॉलिड्स। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ये है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वाई आर टी कप्स नेवर मेड ऑफ मेटल। टी कप्स को मेटल का क्यों नहीं बनाते हैं, क्यों, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्या वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, इसलिए मेटल्स आर लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब शाइनी होते हैं। ठीक है, तो यू कैन डेफिनेटली से दैट। मेटल्स आर एक्सपेंसिव, क्या वो एक्सपेंसिव होते हैं, या फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका, किस लिए, देखो वो इसलिए कि अगर मान लो मेटल का तुमने क्या बनाया है, टी कप बनाया, उसके अंदर तुमने गरम गरम चाय डाल दी। अब मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तो वो क्या करेंगे, जो है बाहर का पूरा मेटल का कप है वो कप गर्म हो जाएगा। तुम जब चाय पीने जाओगे, तुम जब गर्म पानी पीने जाओगे तो क्या होगा, वो मेटल कप इतना गर्म हो चुका होगा तुम उसे उठा ही नहीं पाओगे, राइट। तो नुकसान किसका, तुम्हारा, तुम नहीं पी पा रहे, राइट। इसीलिए जो मेटल होते हैं उनको यूज़ नहीं किया जाता कप्स बनाने के लिए, इसके लिए हम पेपर कप्स यूज़ करते हैं, ताकि क्या हो, हम तक हीट नहीं पहुँचे और वो गरम गरम चाय हम ईजिली पी सकें। ठीक है, तो द रीजन इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तुम ट्राई करो। देखो क्या बोला जा रहा है, रीड दी गिवन एक्सपेरिमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। थंब स्टैक्स आर स्टक टू अ मेटल रॉड विद वॉज नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए वैक्स। ठीक है, एंड a lighted candle is kept below the rod as shown in the
डायग्राम बिलो। तो देखो क्या हो रहा है, ये एक रॉड है, ठीक है, एक मेटल की रॉड है, और वैक्स से ना ये थंब स्टैक्स को जो है इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ वैक्स है, दिस इज दी वैक्स एंड थंब स्टैक, वैक्स थंब स्टैक, वैक्स थंब स्टैक, वैक्स थंब स्टैक, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब हमने मेटल के एक एंड को हीट अप करना शुरू कर दिया। अब तुमको ये बात पता होना चाहिए कि हीट कैसे जाता है, हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जाता है। तो मतलब हीट यहाँ से फ्लो होते 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 यहाँ जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए। अब देखो विच वन ऑफ द थंब स्टैक्स विल फॉल ऑफ द मेटल रॉड फर्स्ट, सबसे पहले कौन गिरेगा, जिसका वैक्स जल्दी जो है मेल्ट हो जाएगा वही गिरेगा। अब किसका जल्दी होगा, यहाँ तक तो हीट पहुँचेगी नहीं, डेफिनेट सी बात है, ट्रैवल करके आएगी तो इन तक भी तो जाएगी, राइट। तो क्या होगा, सबसे पहले हमें पी को मिलेगा हीट, पी को बहुत ज़्यादा हीट मिल जाएगी क्योंकि ये पास है, इसको सबसे पहले हीट मिलेगी, तो वैक्स इसका जल्दी मेल्ट होगा, इसीलिए ये जो पी होगा ये सबसे पहले गिर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इलस्ट्रेट, ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें क्या बताता है, क्या ये तुम्हें बताता है कि जल्दी से वैक्स जो है वो मेल्ट हो जाती है, क्या तुम्हें ये बताता है, नोप्स। कैंडल फ्लेम कंडक्ट्स हीट, कैंडल फ्लेम हीट को कंडक्ट करती है, क्या ये तुम्हें पता चल रहा है इससे, क्या ऐसा होता है, नो। थंब स्टैक्स एक्सपेंड व्हेन हीटेड, थंब स्टैक एक्सपेंड नहीं होते, वाई सो, हीटेड होने पे हर चीज़ थोड़ा बहुत एक्सपेंड होती है, बट यहाँ पे तो फॉल ऑफ की बात है, उस तक तो हीट पहुँच ही नहीं रही, क्यों, क्योंकि वैक्स क्या कर रही है, हीट एब्जॉर्ब कर रही है, हीट एब्जॉर्ब कर रही है, और उसके बाद पिघल जाती है, थंब स्टैक नीचे गिर जाता है, थंब स्टैक को तो हीट मिलती ही नहीं, राइट। नेक्स्ट देखो, हीट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट पार्ट ऑफ अ बॉडी टू कोल्ड पार्ट, दिस इज इलस्ट्रेटेड, क्यों, क्योंकि हमें यही तो पता चल रहा है कि इस फ्लेम से हीट एनर्जी पास ऑन होते जा रही है, होते जा रही है, होते जा रही है, होते जा रही है, होती जा रही है, तो वो एक हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जाती है, दिस इज शोइंग इन दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दैट्स व्हाई हीट gets transferred from hot part of a body to cold part and the D option is correct, ठीक है। चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 करें, 7 करें क्या, चलो ठीक है, खुद से बताओ ये क्वेश्चन मुझे, 7 क्वेश्चन खुद से करके बताओ। बताओ, देखो क्या पूछा जा रहा है, 4 बॉक्सेस मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर लेफ्ट इन द सन फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए इन चारों बॉक्सेस को क्या किया, सन में छोड़ दिया, ठीक है। विच वन ऑफ द बॉक्सेस विल बी द हॉटेस्ट आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद कौन सबसे ज़्यादा गर्म होगा, क्या आयरन सबसे ज़्यादा गर्म होगा, क्या वुड सबसे ज़्यादा गर्म होगा, क्या ग्लास का बॉक्स सबसे ज़्यादा गर्म होगा, या फिर प्लास्टिक का बॉक्स सबसे ज़्यादा गर्म होगा। इसके लिए तुम्हें कौन हेल्पफुल है, हेल्पफुल कौन है, जो मेटल होगा, डेफिनेट सी बात है, जो मेटल होगा वो जल्दी से जल्दी गर्म होगा, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी गर्म होगा तो हॉटर कौन होगा, वही तो होगा। सो दैट्स वाई इन चारों में मेटल कौन है, आयरन, तो इसका मतलब आयरन का बॉक्स ही सबसे ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कहता है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, और इसको क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो मैं कहना चाहूँगी तुम्हें एक बहुत ही जनरल नॉलेज इस क्वेश्चन से मिलेगी, ठीक है। तो तुम क्या करो, खुद से कोशिश करो, खुद से कोशिश करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अ पॉट फुल ऑफ वाटर इज पुट टू बॉयल ऑन द स्टोव, क्या किया, एक पॉट जो कि पानी से भरा हुआ है उसको किस पे रख दिया, किस पे रख दिया, स्टोव पे रख दिया गर्म करने के लिए, ठीक है। अब पानी क्या हुआ होता है, उबलेगा, डेफिनेट सी बात है, ज़्यादा उसको एनर्जी मिलेगी तो उबलेगा वो, ठीक है, बॉईल करेगा। विच वन ऑफ द ग्राफ्स बिलो शोज द करेक्ट चेंज इन टेम्परेचर ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ करेक्ट चेंज इन टेम्परेचर कौन दिखा रहा है इन सभी ग्राफ्स में से, ये चीज़ तुम्हें ध्यान में, क्या वो ए है, क्या वो बी है, क्या वो सी है, क्या वो डी है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 सबको देखते हैं, ठीक है, और उसके पहले अगर हम 1 बाय 1 नहीं देखते हैं तो उसके पहले मैं तुम्हें प्रोसेस बताती हूँ। देखो जब कभी भी नॉर्मली तुम क्या करोगे, पानी को स्टोव पे रखोगे, तुम हीट देना उसको चालू करोगे, गैस स्टोव चालू करोगे, अब उसको हीट मिलना शुरू हुई है तो धीरे 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 क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक वो बॉयल होना शुरू नहीं हो जाता। जैसे ही वो बॉयल होना शुरू होगा वैसे ही क्या होगा, उसका फेज ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। फेज ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, अब वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा, ठीक है। तो जब बॉइलिंग हो रही होती है तो क्या हो रहा होता है,
जो यू कैन से कि जो एक्चुअली में पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड से किस में जान रहे होते हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, वेपर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए, राइट। तो उसके बाद क्या होता है, उस पानी का जो एनर्जी होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो मैंने तुम्हें हिंट दी है, अब तुम खुद से सोचो कि इन चारों में से कौन सा होना चाहिए, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या बताया, सबसे पहले तो क्या होगा, हीट एनर्जी जो है, या फिर हीट एनर्जी बोल सकते हैं या फिर टेम्परेचर बोल सकते हैं, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड देन कांस्टेंट। देन कांस्टेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब वो कांस्टेंट होगा तो जो एक्स्ट्रा हीट मिल रही है वो कौन यूज कर रहा है, पानी के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में जाने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए देखूं तो क्या हो रहा है, एक इस वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, ये ग्राफ इस वैल्यू से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि डेफिनेट सी बात है, क्या पानी लिक्विड है, राइट, क्या उसका टेम्परेचर 0 डिग्री होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो तो बर्फ का होता है, वो तो आइस का होता है, राइट। तो पानी का कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो पहले से होगा, इसीलिए यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ है। अब जैसे हमने उसको हीट देना शुरू किया तो क्या हुआ, इंक्रीज होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया, उसके बाद कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि इस टाइम पे जब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू बता रही है कि इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो हीट एनर्जी लेके वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा हीट तुम दोगे वो सबकी सब वेपर में कन्वर्ट होने में खर्च हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ए तो है हमारा करेक्ट। बी को देख लेते हैं, बी में क्या गलती है। बी में देखो क्या गलती है कि पहले तो हाईएस्ट टेम्परेचर, पानी इतना गर्म होता होगा क्या, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता होगा, चलो होता भी है, तो तुम जब एक्स्ट्रा एनर्जी उसको दे रहे हो, टाइम के साथ तुम उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो, तो उसका टेम्परेचर कम कैसे हो रहा है, नहीं हो सकता, डेफिनेट सी बात, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हीट एनर्जी उसको मिल रही है। तो ये हो गया है गलत। सी में देखो क्या गलती है, सी में गलती ये है कि ये कांस्टेंट दिखा रहा है और वो कहाँ से शुरू कर रहा है, जीरो से शुरू कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो से शुरू करने का मतलब क्या हुआ कि भैया आइस को वो पिघलाने की कोशिश कर रहा है, पर ऐसा तो है नहीं, हमने तो पानी रखा था, राइट, हमने आइस नहीं रखी थी। दैट्स वाई ये ऑप्शन भी कैसा हो गया, इनकरेक्ट। अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें क्या हो रहा है, पहले टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। एक बार तुमने हीट एनर्जी देनी शुरू कर दी तब तो टेम्परेचर इंक्रीज ही होगा, राइट, तब ये डिक्रीज और कांस्टेंट का कंसेप्ट नहीं चलेगा, ठीक है। इस वजह से हमारा डी ऑप्शन भी क्या हो गया है, गलत हो गया है, ठीक है। तो अभी तुम इसको नोट करो, ठीक है, जो भी तुम्हें लिखना है उसको लिखो, एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है, रोहन वांट्स टू टेस्ट वेदर अ वाइट ऑब्जेक्ट और अ ब्लैक ऑब्जेक्ट वुड हीट अप फास्टर इन द सन। द पिक्चर गिवन शोज यू हिज एक्सपेरिमेंट, दीज थर्मोमीटर्स वर लेफ्ट आउट इन द सन फॉर 30 मिनट्स। ये 3 तरीके के थर्मोमीटर्स उसने लिए, ठीक है, रोहन नाम का एक बच्चा था, 3 तरीके के थर्मोमीटर्स उसने लिए। अब क्या हो रहा है, एक थर्मोमीटर को तो ऐसे का ऐसा रहने दिया, एक थर्मोमीटर का जो मरकरी है उसके चारों तरफ एक ब्लैक ऑब्जेक्ट लगा दी, ठीक है, और एक थर्मोमीटर के मरकरी के चारों तरफ क्या किया, वाइट ऑब्जेक्ट लगा दी। अब मैंने तुम्हें बताया था ब्लैक ऑब्जेक्ट क्या करती है, सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब करती है। अब वो हीट एब्जॉर्ब करेगी तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर तो ज़्यादा हो जाएगा। वाइट वाली क्या करती है, हीट को रिफ्लेक्ट करती है, तो अंदर से क्या रहेगी, वो ठंडी रहेगी, क्यों, क्योंकि हीट जितनी भी आई वो तो रिफ्लेक्ट कर दी उसने। जो ये है वो तुम्हें नॉर्मल टेम्परेचर दिखा सकती है, राइट। अब तुम देखो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। थर्मोमीटर 1 रीज द सेम एज थर्मोमीटर 3, क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि 1 का जो भी वैल्यू है क्या वो 3 का होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें से सारी हीट कहाँ जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये भी हो गया है गलत। थर्मोमीटर 2 शोज अ हायर टेम्परेचर दैन थर्मोमीटर 3, डेफिनेट सी बात है 2 तो ज़्यादा ही दिखाएगा, क्यों, क्योंकि उसने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उसका टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा ही होगा, ठीक है। ध्यान देखो, यहाँ पे देखो ब्लैक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, हम लोग बोल देंगे हाई टेम्परेचर। यहाँ पे क्या है, वाइट है तो लो टेम्परेचर, और ये हाई लो के बीच में ये आने वाला है, ठीक है। तो जो 2 है वो ज़्यादा टेम्परेचर शो करेगा, किससे, वाइट वाले, यानी 3 वाला जो थर्मोमीटर है उससे ज़्यादा शो करेगा, तो ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। थर्मोमीटर 3 शोज अ हायर टेम्परेचर दैन थर्मोमीटर 1, 1 से ज़्यादा 3 नहीं दिखा सकता, क्योंकि 3 ने क्या किया है, सारी हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दिया है, तो वो ठंडा है, इसलिए वो उससे ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो क्या हो गया है, ये गलत हो गया है। थर्मोमीटर 1 रीच द सेम थर्मोमीटर एज 2, अब 1 वाला 2 के बराबर ही कैसे करेगा, उसको तो ज़्यादा हीट मिली है ना, ये तो सारा का सारा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, ठीक है।
अब तुम इसे नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 तुम्हें कहता है एन आयरन बॉल एट 35 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 305.15 केल्विन, देन दी हीट विल फ्लो फ्रॉम वाटर टू द आयरन बॉल। तुम्हें पता करना है ये बात तो भाई सही है कि नहीं, चेकआउट करो, कन्वर्ट करो 35 डिग्री सेल्सियस को, 35 डिग्री सेल्सियस को तुम कन्वर्ट करोगे किस में, केल्विन में अगर तुम करते हो तो क्या होगा, हमें क्या करना होता है 35 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 है ना, यही करना होता है ना। तो कितना आता है यहाँ पे 308 आता है, 308 डिग्री कैल, वो मैंने फ़ारेनहाइट लिख दिया, देखो ऐसे कौन लिखता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा केल्विन हो जाएगा। 35 डिग्री सेल्सियस में मैंने 273 ऐड किया, तो मैंने क्या किया इस 35 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको कन्वर्ट करके ये कितना हो जाएगा 308 हो जाएगा, 308 केल्विन हो जाएगा। लेकिन ये देखो वाटर कितने पे है 305 पे है, गर्म कौन, हाई टेम्परेचर पे कौन, आयरन का बॉल, लो टेम्परेचर पे कौन, वाटर, तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जाएगा, आयरन बॉल से वाटर की तरफ जाना चाहिए, सही बात है। इसमें क्या लिखा हुआ है फ्रॉम वाटर टू द आयरन बॉल, तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। इन तो हम इसको क्रॉस लगा देते हैं। इन कन्वेक्शन हीटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड देमसेल्व्स मूव टू कैरी हीट फ्रॉम द हॉट रीजन टू द कोल्ड रीजन। कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हीट एनर्जी लेते हैं और चले जाते हैं, ठीक है, तो वो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं, खुद से मूव करते हैं, और यही बात लिखी हुई है, देमसेल्व्स मूव टू कैरी हीट, राइट, दैट्स व्हाई स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो हम लोग बोलेंगे दैट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन, ठीक है, ये करेक्ट वन हो जाएगा। चलो अब हम अगला क्वेश्चन करें। ये देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें बताता है, क्या बताएगा, थर्मस फ्लास्क का सारा नॉलेज पता चल जाएगा इसमें। A thermos flask is a household item that is used to keep things warm or cold for a long time. What is the use of silvered wall in the thermos flask? मैंने तुम्हें बताया था सिल्वर्ड वॉल का क्या यूज़ है। ये जो सिल्वर्ड वॉल होती है इसका मतलब शाइनी वॉल। शाइनी वॉल क्या करती है, खुद के ऊपर जितने भी रेडिएशंस होते हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देती है। तो बताओ, टू रिड्यूस द फ्लो बाय कंडक्शन, कंडक्शन के मेथड से रिड्यूस करने के लिए क्या वो यूज़ होगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके लिए तो हमें कंडक्टर चाहिए होगा, राइट, उसके लिए हमें कोई इंसुलेटर चाहिए होगा अगर हमें रिड्यूस करना है। तो वो कौन करेगा, वो कौन करेगा, स्टॉपर। ऊपर से जो हम लगाएंगे ना कैप, वो क्या होगा, रबर का होगा या फिर प्लास्टिक का होगा, तो वो स्टॉप करेगा। टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय कन्वेक्शन, कन्वेक्शन से टेम्परेचर इंक्रीज कैसे करेंगे, वो तो अंदर की चाय की वजह से हमें तो रोकना होगा, तो ये तो गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़। टू रिफ्लेक्ट द हीट बैक टू रिड्यूस रेडिएशन, यस, क्योंकि क्या करना है, हमें रिफ्लेक्ट करना है हीट, ताकि क्या हो, रेडिएशन को स्टॉप किया जा सके, उस मेथड से हीट कन्वर्जन को या फिर हीट ट्रांसफर को स्टॉप किया जा सके, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। टू प्रिवेंट द ग्लास वेसल फ्रॉम ब्रेकिंग, ऐसा कौन थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है, ब्रेकिंग से रोकने के लिए तो फिर अलग मेथड्स होते हैं, हीट ट्रांसफर की बात हम लोग कर रहे हैं, राइट, तो दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखो ये है एक सॉस पैन, इस सॉस पैन को क्या बोला है, यूजुअली मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स पी एंड क्यू, पी मटेरियल और क्यू मटेरियल से ये मिलके बना है, ठीक है। अब तुम ये खुद से बात जानते हो कि भाई ये जो पी वाला मटेरियल है कैसा होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, ताकि क्या करे, ये क्या करे, हीट एनर्जी को ले ले और खाने को दे दे। जब हीट एनर्जी लेकर ये खाने को देगा तो खाना जल्दी पकेगा, तो इसको तो होना चाहिए कंडक्टर होना चाहिए। और ये जो क्यू है, क्यू को क्या होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए, क्यों, ताकि जब हम कभी इसको पकड़ें तो हमें गर्म नहीं लगे, ठीक है, हम लोग बच जाए। तो इस वजह से क्या होगा, हमको जो क्यू है वो मटेरियल कैसा चाहिए, इंसुलेटर चाहिए, ठीक है, और जो पी है वो कैसा चाहिए, कंडक्टर चाहिए। तो देखते हैं क्या पी स्टील का हो सकता है, क्यू एल्यूमिनियम, ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम एक मेटल है, एक कंडक्टर है, तो इसका मतलब हमारा हाथ जल जाएगा अगर हम क्यू की जगह पे ये एल्यूमिनियम लगा देंगे तो, ठीक है। पी इबोनाइट, क्यू प्लास्टिक, क्यू प्लास्टिक सही है लेकिन पी इबोनाइट गलत है, क्यों, क्योंकि इबोनाइट क्या होता है, इबोनाइट होता है एक इंसुलेटर, ठीक है, इबोनाइट क्या होता है, इंसुलेटर, और ये जो इंसुलेटर होगा ना ये क्या करेगा, हीट
को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। अब जब हीट को ट्रांसफ़र नहीं करेगा तो खाना कैसे पकेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, सी देखो, पी होना चाहिए स्टील का, क्यू होना चाहिए एबोनाइट का। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि स्टील मेटल होता है, वो क्या करेगा, हीट कंडक्ट करेगा, लेकिन एबोनाइट इंसुलेटर होता है, वो हीट कंडक्ट नहीं करेगा, राइट। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। डी, अगर पी वुड का बना दे तो बहुत बड़ा नुकसान है, और क्यू एबोनाइट ठीक है, पर पी वुड का बना देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि वो कंडक्ट ही नहीं करता हीट को, वो लकड़ी जल जाएगी। ठीक है, तो ये भी कैंसिल। दैट्स व्हाई हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इन सब में से कौन सा इनकरेक्ट है। देखो, थर्मोमीटर इज रेड बाय होल्डिंग इट्स बल्ब, क्या थर्मोमीटर को रीड करने के लिए तुम्हें बल्ब को पकड़ना जरूरी है। बल्ब क्या होता है, जहाँ पे जो मरकरी होता है वो कलेक्टेड होता है, क्या उसको पकड़ना जरूरी है उसको रीड करने के लिए, नहीं। तो इनकरेक्ट तो भाई हमें यही मिल गया। अ फ्यू शार्प जर्क्स आर गिवन टू द क्लिनिकल थर्मोमीटर बिफोर यूजिंग इट, उसको कई बार झटका दिया जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करने से पहले। क्यों, ताकि क्या हो, सारा का सारा मरकरी किस में कलेक्ट हो जाए, बल्ब में कलेक्ट हो जाए। उसके बाद जब हम टेम्परेचर लेंगे तो हमें वो एक्यूरेट टेम्परेचर दिखाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट है। ब्लैक फैब्रिक इज प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर, विंटर्स में ब्लैक प्रेफर्ड क्यों किया जाता है, ताकि ब्लैक कलर जो होता है वो क्या कर सके, हमको गर्म रख सके। क्यों, क्योंकि ब्लैक कलर क्या करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बाहर से जितनी भी हीट होगी वो एब्जॉर्ब कर लेगा और हमको फिर क्या करेगा, वार्म रखेगा, है ना। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। शॉपकीपर सेलिंग आइस ब्लॉक्स यूजुअली कवर दैम विद जूट सैक्स, जूट सैक यानी क्या होता है, उसको एक बोरे का, जूट का बना हुआ कुछ यू कैन से बोरा टाइप का होता है, ठीक है, कंटेनर टाइप का होता है जूट का बना हुआ, उसके अंदर आइस क्यूब्स को रखा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो जूट सैक्स होते हैं ये क्या करते हैं, हीट को जाने नहीं देते, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, तो वो क्या करेंगे, आइस को मेल्ट होने से बचाएंगे, ठीक है, काफ़ी टाइम तक, इसलिए ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो हमें मेन इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है कि थर्मोमीटर को रीड करते वक्त तुम्हें क्या करना है, थर्मोमीटर को अपराइट रखना है, राइट, याद है मैंने तुम बताया था, अपराइट रखना है, उसको बिल्कुल सीधा रखना है, उसके बल्ब को नहीं पकड़ना है। ठीक है, बल्ब को नहीं पकड़ना है, बल्ब को अगर तुम पकड़ोगे तो तुम्हारे हाथों का टेम्परेचर आ जाएगा। ऑलराइट, ये देखो, 2 ग्लास टेस्ट ट्यूब्स आर हीटेड फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेसेस, ये 2 ग्लास टेस्ट ट्यूब्स हैं, इनको एक को यहाँ से हीट अप कर रहे हैं, एक को यहाँ से हीट अप कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कि कौन से टेस्ट ट्यूब में पानी जल्दी हीटअप होगा। ठीक है, जल्दी हीटअप होगा, तो तुम मुझे ये बताओ किस में होना चाहिए, एक्स में होना चाहिए, वाई में होना चाहिए। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर हम एक्स में कर रहे हैं, यहाँ से इसको हीटअप कर रहे हैं, तो क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी मिलेगी, ऊपर की तरफ जाएंगे, कन्वेक्शन करंट, राइट, ऊपर की तरफ जाएंगे और ठंडा पानी नीचे की तरफ आएगा, तो क्या होगा, ये इवनली अच्छे से जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से देंगे तो सोचो, यहाँ के मॉलिक्यूल्स को पानी, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हीट एनर्जी मिलेगी, वो ऊपर उठेंगे, ये वाले मॉलिक्यूल्स इधर आ जाएंगे, बट सिर्फ इतना पोर्शन ही गर्म होगा, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को गर्म होने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, नीचे वाले, क्योंकि ये वाले तो ऊपर जाएंगे ही नहीं ना, उनके पास एनर्जी नहीं है, तो ऊपर तो वो जाएंगे ही नहीं, तो वो तो नीचे ही रहेंगे, और अगर वो नीचे रहेंगे तो वो गर्म कैसे होंगे, राइट, क्योंकि हीट एनर्जी तो यहाँ से मिल रही है। इसी वजह से ये वाला एक गलत ऑप्शन होगा, वाई में बहुत देर लगेगी गर्म होने के लिए और अनइवनली गर्म होगा, आधा गर्म हो जाएगा, आधा ठंडा रह जाएगा। लेकिन एक्स में क्या होगा, पूरे तरीके से गर्म हो जाएगा, वो भी जल्दी। ठीक है, तो एक्स वाला मेथड बहुत अच्छा मेथड है, वहाँ जल्दी हीटअप हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए ना, ये कितने इजी क्वेश्चंस थे, है ना, हम लोगों को बस पढ़ने की देर थी, जल्दी से हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली एक बार, तो ये क्वेश्चंस कितने इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो देखो, मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब कभी भी हम अपनी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वो कैसे भी हों। ये सारे क्वेश्चन ओलंपियाड्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन तुम लोगों ने खुद से किए हैं, वो तुमने खुद से किए पाए क्योंकि तुमने स्टडी किया है। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखते हैं कि अगर तुम स्टडी करते हो तो तुम ओलंपियाड के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो यू शुड डेफिनेटली डू इट मोर ऑफन, है ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड डू क्वेश्चन मोर एंड मोर। ठीक है, थैंक यू सो मच।